पत्र प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम की इकाई 5 नंबर 5 पर आज विस्तृत हमारा वक्तव्य और व्याख्यान होगा। अतः आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। कोटा यूनिवर्सिटी के जितने भी विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का आधार बनाकर जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, इकाई नंबर 5 और इस इकाई नंबर 5 के प्रश्न पत्र प्रथम की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारी जो चीज़ें हैं वो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र के गुण हैं, काव्य शास्त्र की रीति है, काव्य शास्त्र के शब्द शक्ति और काव्य शास्त्र के दोष है और छंद और अलंकार। ये आपकी यूनिट नंबर 5 है जो लगभग आपके 20 नंबर के प्रश्न उत्तर सही कराएगी। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। बीए प्रथम वर्ष का हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र काव्य खंड का इकाई नंबर 5। इकाई आपके सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया है। उसके इकाई नंबर 5 के कौन कौन से बिंदु है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसी पर हमारा विचार विमर्श वक्तव्य व्याख्यान होगा। नंबर 1 काव्य के गुण, नंबर 2 काव्य की रीति, नंबर 3 काव्य के शब्द शक्ति, नंबर 4 काव्य के दोष, नंबर 5 छंद, नंबर 6 अलंकार। और हम इसका पहला बिंदु आपके सामने ले रहे हैं काव्य के गुण। काव्य के गुण और रीति में आपको कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। 1 नंबर है गुण और 1 नंबर है रीति। दोनों बिंदु एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे की समन्वय है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी काव्य है, काव्य के गुण किसे कहते हैं? जिस काव्य रचना को गुण किसे कहते हैं? जिस काव्य रचना को पढ़ते ही हमारे हृदय में माधुर्यता प्रसाद माधुर्य ओज गुणों का संचार होता है। ओज गुणों का क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? संचार। फिर से सुन लीजिए। जिस काव्य रचना को पढ़ते हैं हमारे हृदय में प्रसाद माधुर्य ओज गुणों का संचार होता है, गुण कहलाता है। वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही हमारे हृदय में सरलता, सहजता, माधुर्यता, ओजता का भाव का संचार होता है, गुण कहलाता है। और गुण कितने होते हैं? 3 गुण। कितने होते हैं? 3। नंबर 1 प्रसाद गुण, नंबर 2 माधुर्य गुण, नंबर 3 ओज गुण। ये 3 गुण हैं और तीनों की ही परिभाषा आप क्या लीजिए? वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही स्वतः अर्थ स्पष्ट होता है। वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही स्वतः अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, प्रसाद गुण कहलाता है। वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही मधुरता का संचार होता है। मधुरता का क्या होता है? संचार। वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही कांति, ध्यान रखना, कांति चमक उत्साह वीरता का संचार होता है।
ओज गुण। फिर से सुन लीजिए, वह काव्य रचना जिसको पढ़ते हैं हमारे हृदय में प्रसाद माधुर्य गुणों का भाव का संचार होता है, वो कहलाता है गुण। गुण कितने होते हैं? 3। नंबर 1 प्रसाद, वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही स्वतार्थ स्पष्ट हो जाता है, प्रसाद गुण। वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही मधुरता का संचार होता है, माधुर्य गुण। वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही कांति, चमक, उत्साह, वीरता, वीरता का भाव का संचार होता है, वो कहलाता है ओज गुण। फिर से सुन लीजिए, ओज गुण में रीति कौन सी होती है? पांचाली। यहाँ याद रखना, पांचाली। नंबर 2 पे लिखना विद्यार्थियों, पैसे वैदर्भी। और नंबर 3 पे याद रखना आप गोडी। क्वेश्चन पूछा जाए कि रीति कितनी होती है? रीति होती है 3। तो वह रीति जिसको पढ़ते ही स्वतः स्पष्ट हो जाता है, पांचाली। वह रीति जिसको पढ़ते ही माधुर्य का संचार होता है, वैदर्भी। वह रीति जिसको पढ़ते ही कांति, चमक, उत्साह, वीरता का संचार होता है, कौन सी? गौड़ी। ये गुण है, ये क्या है? ये गुण है। रीति क्या है? पद विशिष्ट रचना। पद विशिष्ट रचना क्या कहलाती है? रीति। और जिस काव्य को पढ़ते हैं हमारे हृदय में प्रसाद माधुर्य का होता है, गुण। रीति क्या है? पद विशिष्ट रचना। प्रसाद गुण किसे कहते हैं? वह काव्य रचना जिसको पढ़ते अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और पांचाली, प्रसाद गुण में कौन सी रीति? पांचाली। माधुर्य, वह काव्य रचना जिसको पढ़ते हैं हमारे हृदय में क्या किसका भाव का संचार होता है? माधुर्यता का, प्रेमता का भाव का संचार होता है। वो कौन? उसमें माधुर्य गुण में कौन सी रीति? वैदर्भी। और वह काव्य रचना जिसको पढ़ते हैं हमारे कांति, चमक, उत्साह, वीरता का भाव का संचार होता है, वो कहलाती है ओज गुण। तो कहलाता है गौड़ी रीति। यानी गौड़ी रीति कहाँ होती है? गौड़ी रीति वहाँ होती है ओज गुण में। वैदर्भी रीति किसमें होती है? माधुर्य गुण में। पांचाली रीति किसमें होती है? प्रसाद में। तो देखो, प्रसाद गुण की जो तुलना की गई है, विशेषता पूछी जा सकती है तो 2 विशेषता है। एक तो अर्थ स्वतः स्पष्ट होता है, एक सूती कपड़े से तुलना की है, और एक की है प्रसाद से, अग्नि से, सूखी लकड़ी से। जैसे सूखी लकड़ी है ना, उसमें आग लगाते ही लकड़ी जलकर राख हो जाती है, वैसे ही सभी काव्य रचनाओं को पढ़ते ही प्रसाद गुण का संचार होता है। अब ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना आप लोग। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आपको कि प्रसाद गुण कहाँ होता है। सभी रस होते हैं, रस हिंदी साहित्य में। तो सभी रसों में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रसाद। लेकिन 2 उदाहरण आपको स्पेशल रूप से याद रखना है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरा है, रही मंदागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कौन सा गुण है? प्रसाद। कौन सी रीति है इसमें? पांचाली। दूसरा है, श्रृंगार रस जहां होता है वहां माधुर्य गुण होता है, और जहां युद्ध भूमि का वर्णन होता है वहां ओज गुण होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ओज गुण कहाँ होता है? ओज गुण ध्यान देना आप। ओज गुण कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों? ओज गुण कहाँ होता है? ओज गुण होता है, ओज के बाद में आता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण आपको याद रखना, मेरी बहुबादा हरो, मेरी बहुबादा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जाई पड़े, जातन की जाई पड़े, श्याम हरित दुति होई पड़े, श्याम हरित दुति होई। ये माधुर्य गुण है। मैं जगे जीवन का भार लिए फिरता हूं। कौन सा गुण? माधुर्य गुण। यानी प्रेम का वर्णन होता है। जैसे देखो, आपको प्रेम का वर्णन बिहारी भी करता है ना। वात्सल्य रस में होता है। जैसे कृष्ण मन की बाल्यावस्था का वर्णन सूरदास ने करा कि जसोदा हरिपाल ने झुलावे।
हिलरावे दुलरावे जो कछ सोए गावे। सूरदास के पद आपने पढ़े हो तो आपका कक्षा 10 में भी पढ़ा हो। पूछत श्याम कौन है गोरी, काहे की बेटी काह से रेती, कबहु न देखी ब्रज खोरी। ये है माधुर्य गुण। और ओज गुण कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों? जहां पर युद्ध भूमि का वर्णन होता है। जैसे देखो ये रहा, साजी चतुरंग में अंग में उमंगदारी, साजी चतुरंग में, चतुरंग में अंग में उमंग में, साजी चतुरंग में अंग में उमंगदारी, ये धारी। सरजा के शिवाजी, सरजा के शिवाजी जंग जीतन चलत है। कौन सा गुण है? ओज। आपको वो दे दे, युद्ध भूमि का वर्णन दे दे, राम रावण के युद्ध के वर्णन दे दे, तो भी ये करना है। तो आपको 3 चीज मैंने आपको बताई, एक प्रसाद गुण, एक माधुर्य गुण, एक ओज गुण। अब प्रसाद गुण में कौन सी रीति होती है? पांचाली। पद विशिष्ट रचना क्या कहलाती है? रीति। पद विशिष्ट रचना क्या कहलाती है? पद विशिष्ट रचना, रीति। और रीति कितनी होती है? पांचाली। पांचाल रीति कैसी होती है? सहज सरल। वही दर्भी रीति कहाँ होती है? जहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए, बहुत फेमस है, कृष्ण से मिलने जाते हैं सुदामा जी, और सुदामा चरित्र भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सुदामा चरित्र भी आपके हैं, तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण के मित्र रहते हैं सुदामा, और सुदामा उनसे मिलने जाते हैं। तो सुदामा की गरीबी स्थिति के कारण पैर फटे हुए होते हैं, है ना। तो वहां पर आता है, देखे सुदामा की दीन दशा को, करुणा करके करुणा निधि, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के पग से बन धोए। दूत कहो दूत कहो, जाको मस्जिद में सोबो, मांगे को खाबो, तुलसी गुलाम है श्री राम को। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। तो ये आपको मैंने गुण पढ़ाए और रीति पढ़ाई। अब रीति और गुण में दोनों में समानता होती है। इसके बाद में मैंने आपका काव्य शास्त्र का तीसरा बिंदु है, जिसका नाम है शब्द शक्ति। क्या है? शब्द शक्ति। अगला टॉपिक आपका नंबर 3 पे कौन सा है? शब्द शक्ति। तो देखो, शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शक्ति, वृत्ति, व्यापार क्या कहलाती है? शब्द शक्ति। अरे कोई शब्द है और उस शब्द में कोई ना कोई अर्थ है, और वो अर्थ ही प्रकट कर देता है। वो अर्थ, वो वृत्ति, वो व्यापार, वो उत्कर्ष, वो चमक क्या कहलाती है? शब्द शक्ति। तो शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द को कोई माध्यम से ग्रहण करते हैं, वो माध्यम ही क्या कहलाता है? शब्द शक्ति। और माध्यम कितने होते हैं? 3। नंबर 1 वाचक शब्द हो सकता है, नंबर 2 लक्षक शब्द हो सकता है, नंबर 3 व्यंजक शब्द हो सकता है। व्यंजक कौन सा शब्द हो सकता है? व्यंजक। कौन सा शब्द हो सकता है? व्यंजक। ध्यान देना, शब्द के 3 अर्थ होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्द से शब्द शक्ति बनती है अभिधा। कौन सी बनती है? हविधा। और लक्षक से कौन सी बनती है? लक्षणा। और व्यंजक से बनती है व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना। तो वाचक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति कौन सी है? वाच्यार्थ को। क्वेश्चन क्या जाएगा? वाच्यार्थ को। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा, लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति लक्षणा, और व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति व्यंजना।
वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली अभिधा, लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली लक्षणा, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली व्यंजना, ये शब्द शक्ति है। इसलिए शब्द शक्ति पूछी जाए आपसे कितनी होती है? 3। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली कोई शक्ति है, कोई व्यापार है, कोई चमक है, वही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, लक्षणा, व्यंजना। तो ये 3 प्रकार की होती है। तीनों शब्द शक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसके अर्थ पूछे आपसे कि अभिधा शब्द शक्ति कहाँ होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इस स्लाइड में अच्छी तरह से समझा देता हूँ और आराम से और सहजता से, सरलता से समझना है। नंबर 1, अभिधा किसे कहते हैं? वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली। वाच्यार्थ को प्रकट कर देगी वो शब्द शक्ति कौन सी कहलाएगी? अभिधा। नंबर 2 पे कौन सी पढ़ी हमने? लक्षणा। तो लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली। किसको? लक्ष्यार्थ को। नंबर 3 पे कौन सी है? व्यंजना। तो व्यंजना किसे कहते हैं? व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली। व्यंग प्लस अर्थ, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली। जहां पर सत्य चीज हो और एक ही हो, जैसे आसमान में सूरज चमकता है तो सत्य बात हो तो अभिधा। जैसे आपसे कह दे कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो राजा दशरथ अयोध्या के ही थे, तो कौन से शब्द शक्ति? अभिधा। जहां पर सत्यता की बात होती है और जहां पर किसकी बात हो? मुहावरों की, मुहावरे, लोकोक्ति। और यहां पर किसकी बात होगी? समय की। जैसे यहां पर आपकी सत्यता की मैंने कहा, किसान खेतों में हल चलाता है, कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। फूल चमेली का सफेद है, कौन सी है? अभिधा। और लक्षणा में कौन सी होगी? मुहावरे, लोकोक्ति। जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो लक्षणा 2 प्रकार की होती है, रूढ़ा लक्षणा और एक होती है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा किसे कहते हैं? जिसके कारण वो प्रसिद्ध हो गया है। जैसे लाल पगड़ी आ रही है, तो लाल पगड़ी किसके लिए रूढ़ हो गई? पुलिस के लिए। मोहन तो गधा है, मोहन तो गधा है, अब गधा नहीं है, गधा का मतलब क्या है? मूर्ख। तो मोहन तो गधा है, कौन से शब्द शक्ति? लक्षणा। मोहन के बाद में कहते राधा तो नीली गाय है, कौन से शब्द शक्ति? ये रूढ़ा। लाल पगड़ी आ रही है, काला कोट जा रहा है। और प्रयोजनवती में क्या होता है? कोई उद्देश्य होता है, कोई कहने का तात्पर्य होता है। जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अब चूहे दौड़ने का मतलब है भूख लगना। और भी कहते हैं जैसे लड़की के हाथ पीले कर दो, पीले करने का मतलब क्या है? शादी कर दो। जैसे ये लड़का तो ऊंट हो गया, ऊंट कहने का प्रयोजन है बड़ा हो गया, हाइट हो गई, तो ये शब्द शक्ति कौन सी कहलाएगी? प्रयोजनवती। तो लक्षणा शब्द शक्ति में जितने भी मुहावरे होते हैं वो आते हैं। लाल पगड़ी आ रही है, काला कोट आ रहा है ना। प्रयोजनवती में उद्देश्य होता है, जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, है ना, लड़की का हाथ पीले कर दो। और भी जैसे आ जाता है ये लड़का तो ऊंट हो गया। और भी जैसे सारा घर तमाशा देखने गया है, गंगा में झोपड़ी है, ये तुम्हारा ताजमहल कब होगा पूरा? लक्षणा शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति में आता है समय। समय कैसे? पुजारी ने कहा कि संध्या हो गई, कुंभकार ने कहा कि बेटी आसमान में बादल छा रहे हैं, कौन से शब्द शक्ति? व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति के श्लेष अलंकार आते हैं पूरे, जैसे पानी गए न उभरे मोते मानस चून, सुमरन को ढूंढत फिरे, कभी चोर कामी वे बेचारी, ये लोग। तो ये होती है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के बाद में आपका कॉन्सेप्ट आता है, शब्द शक्ति के बाद में आपका कॉन्सेप्ट आता है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व।
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहा जाता है? अलंकार। काव्य की चमक बढ़ा दे, उत्कर्ष बढ़ा दे, चमक बढ़ा दे, अलंकार। काव्य शोभा क्रांत धर्मान अलंकारम प्रचक्षते, दंडी ने कहा था। और हमारे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा प्यारे विद्यार्थियों कि काव्य की कोई चमक है, कांति है, उत्कर्ष है, उसी को बढ़ा देते हैं तो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, जिसमें शब्द से अलंकार की पहचान होती है, जिसमें शब्द का क्या करना पड़े? अर्थ करना पड़े, क्या कहलाता है? अलंकार। और जिसमें दोनों ही चीज करना पड़े प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाएगा? उभय अलंकार। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के भेद होते हैं 3। शब्दालंकार जैसे यमक, अर्थालंकार जैसे श्लेष, वक्रोक्ति, उभय अलंकार दोनों में नियुक्ति होती है, विरोधाभास, है ना? तो ये अलंकार है। अब आपके सिलेबस में अलंकार कौन कौन से हैं? नंबर देखो, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, एक क्या है? यमक अलंकार, एक क्या है? श्लेष अलंकार, एक क्या है? उपमा अलंकार, एक क्या है? रूपक अलंकार, एक कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार, एक कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार, एक कौन सा है? विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति, एक कौन सा है आपका अलंकार? विशेषोक्ति। एक है अर्थन्यास, न्यास अलंकार, एक है अपनुहूति अलंकार। ये अलंकार है आपके। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है ना? तो अब देखो ध्यान से सुनना, ये आपके सिलेबस के हैं। पहले मैं ये अलंकार समझा देता हूँ। जहाँ पर काव्य में वर्णों की क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? वर्णों की आवृत्ति समानता विषमता से, समानता से हो चाहे विषमता से हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? अनुप्रास। जैसे एक बार RS प्री में पूछा गया था और बहुत फेमस गाना भी है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, चांदनी रात में चम्मच से चटनी चटाई, चंदू के चाचा ने चंदू की, ये चंदू की चाची को चार, ये च और ये च वर्णों की क्या हो रही है? आवर्ती। इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, है ना? कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में किसकी आवृत्ति हो? शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। किसकी आवृत्ति हो? शब्दों की। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, कि लाल दुपट्टा मलमल का, ओ मेरा दिल मलमल का। तो लाल दुपट्टा मलमल का, दिल मलमल का। मलमल का 2 बार हो रहा ना, तो एक तो मलमल का है और एक मल गया, पिघल गया। इसलिए देखो सजना, 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 सजना सवरना और सजना पति। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यमक। जहां काव्य में शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन श्लिष्ट शब्द के कारण, किसके कारण? श्लिष्ट शब्द के कारण अर्थ अलग निकले, यानी एक ही शब्द आए और अर्थ 3 निकले। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो ये पानी का अर्थ कितने हो गए? 3। अब देखो वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास, शब्दों की आवृत्ति यमक, शब्दों की आवृत्ति हो श्लेष, शब्द के कारण अर्थ 3 निकले श्लेष। अब तीनों को टुकड़े में सुनना है। उपमेय और उपमान 2 चीज होती है प्यारे विद्यार्थियों। उपमेय और उपमान, जिससे तुलना की जाती है उपमेय और जिसकी की जाती है उपमान। तो उपमेय उपमान। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार का मीन्स होता है उप यानी और माँ। उप यानी समीप और माँ यानी तुलना। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप लाकर तुलना करना और गुण धर्म के आधार पर क्या मान लेना? समान। प्रस्तुत वस्तु उपमेय, अप्रस्तुत वस्तु उपमान के समान मान लेना।
कौन सा अलंकार? उपमा। और क्या आते हैं इसमें? सा, सी, सरीस, समान, सम, इउ, जो, जिमी, जैसा, यह जाता। जैसे ताजमहल सा घर, हिरनी से आके, है ना, पा पर पात सरिस मन डोला, सरिस, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है। अगला अलंकार आता है आपका कौन सा? रूपक। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप लगा देना और योजक चिन्ह आ जाना। जैसे मैं जग जीवन का बार लिए फिरता हूं, जे जग मंदिर, ये देखो जग मंदिर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये राम और ये रतन दोनों में योजक चिन्ह। अवदेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर, ये मन है और ये मंदिर दोनों अलग अलग है ना, तो योजक चिन्ह आ जाता है रूपक। साथ से सरिस समान आ जाता है तो उपमा। और जानो 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 मनु मनु उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जानो जानो मनु, ये जनू, ये जनी, ये जानम, ऐसे मनु मानो मनु ये शब्द आ जाता है तो कौन सा अलंकार कहलाता है? उत्प्रेक्षा। और उत्प्रेक्षा अलंकार में ये शब्द आने चाहिए जैसे सोत ओढ़े पीत पाट, श्याम सलोनी गात, मानो नीलमणि सेल पर आतप पड़ो प्रभात। तो ये शब्द आ जाएंगे मानो मनु जानो जनो। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। उपमा गया, यमक आ गया, श्लेष आ गया, अनुप्रास आ गया। अब आपके 4-5 अलंकार और बच रहे हैं जो और देख लीजिए आप। आपके एक होता है बेटे अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति। आप ध्यान से देखना बेटे, दो शब्द है इसमें, एक तो शब्द है अतिशय और एक क्या है? उक्ति। तो देखो बहुत बात को, कोई बात है और उस बात को हम बात को बड़ा चढ़ा करके देते हैं। अतिशय यानी बड़ा चढ़ा कर, उक्ति यानी कथन, जो जहाँ काव्य में बात को बड़ा चढ़ा कर की जाने वाली उक्ति या कथन, और जिससे लोक मर्यादा का क्या हो जाता है? उल्लंघन। जैसे दो दो बादल बरसे और प्यास बुझे नहीं, कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति। जैसे हनुमान की पूछ में, हनुमान की पूछ में लगे न पाई आग और लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। हनुमान की पूछ में तो आग ही नहीं लगी, लंका भी जल गई, राक्षस भी भाग रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर? और एक और बिंदु आपका बच रहा है जिसका नाम है काव्य के दोष। कौन सा बिंदु है? काव्य के। तो काव्य के उत्कर्ष में अपकर्ष या बाधा पहुंचाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य के दोष। कोई काव्य का उत्कर्ष है, काव्य का कोई अच्छा रस है और उस रस में हमारा रस को भी रस कर देता है, वो क्या कहलाएगा? दोष। जैसे हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय कोई कंकर हमारे मुंह में आ जाता है तो हमारे खाने का आनंद क्या हो गया? अपकर्ष, बाधा पहुंच गई ना, तो वही तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य के दोष। इसमें एक तो याद रखना है अकर्मत्व दोष, अकर्मत्व दोष, क्लिष्ट दोष, च्युत संस्कृति दोष, व्याकरण पदाक्रमान दोष, पदाक्रमानुक्रम दोष। ये और देखो अकर्मत्व जिसमें कर्म नहीं हो, जैसे आपसे कह दें मारो, जैसे
हनुमान ने मारुत नंदन का बेर लजायो। तो जैसे देखो बालक को काट कर फल खिलाओ। अब ये क्या है, क्रम अलग है। बालक को काट दोगे तो फिर फल को काटोगे कि काटना चाहिए, बालक को काटना चाहिए। बालक को काट कर फल खिलाओ या फल को काट कर बालक को खिलाओ, तो क्रम तो दोष हो गए ना। क्लिष्ट दोष जो सुनने में क्या दें, सुनने में अच्छा नहीं लगे, कौन सा दोष? क्लिष्ट। तो व्याकरण शुद्धियों का दोष लगे, कौन सा दोष? शुद्ध संस्कृत दोष। कर्म का लगो, कर्मत्व दोष। और अश्लीलत्व दोष। अश्लील, जैसे रावण की सभा में अंगद का पाद, अंगद का क्या है? पाद। तो ये पाद क्या हुआ? अश्लीलत्व दोष। आए समझे? ग्रामीण, जैसे ग्रामीणत्व दोष, ग्रामीण की भाषा का, जैसे बर्तन भांडा, कि ये कौन से दोष कहलाए? क्लिष्टत्व दोष। तो हमने आज क्या पढ़ा? पद विशिष्ट रचना क्या कहलाती है? पद विशिष्ट रचना क्या कहलाती है? रीति। रीति के भेद कितने होते हैं? 3, पांचाली, वैदर्भी और गौड़ी। और जिस काव्य रचना को सुनते ही हमारा हृदय क्या हो जाता है? प्रसन्न। क्या कहलाता है? गुण। जिस काव्य रचना को पढ़ते ही हमारे हृदय में किसका? माधुर्यता का, वीरता का, प्रसाद का, भाव का संचार होता है। क्या कहलाता है? गुण। गुण कितने होते हैं? 3। पांचाली से कौन सा गुण? प्रसाद। और वीर प्रसाद गुण, माधुर्य मधुरता में कौन सा गुण? माधुर्य। और वीरता में कौन सा गुण है? ओज। तो गुण कितने होते हैं? 3। जिस काव्य रचना को पढ़ता है हृदय में माधुर्यता, वीरता, प्रसाद के भाव का संचार होता है, ये गुण कहलाता है। गुण कितने होते हैं? 3। प्रसाद, माधुर्य और ओज। रीति कितनी होती है? 3। रीति किसे कहते हैं? पद विशिष्ट रचना रीति। फिर आपने पढ़ा क्या? शब्द शक्ति। तो शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या है? शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के कितने भेद? 3। लक्षणा, व्यंजना, अविदा। फिर पढ़े आपने काव्य के दोष, और फिर पढ़े आपने अलंकार। और अगले ही हम आपको हमारा ये प्रश्न पत्र प्रथम का वीडियो था, और इसमें हमने इकाई नंबर 5 के सभी कॉन्सेप्ट ले लिए। एकमात्र कॉन्सेप्ट आपका बच रहा छंद, और अगले में सुदामा चरित्र का आचार्य लोकेश कुमार शास्त्री की गायन शैली में आप इस सुदामा चरित्र को पढ़ोगे, जो नरोत्तम दास के द्वारा रचित है। इनको लेकर बहुत शीघ्र हम आपसे रूबरू होते हैं। जब तक के लिए हमारा आपको है ना यही के है, आपका दिन अच्छा रहे। शुभ। आपको लगता है कि हम वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और आपको प्रश्न पत्रों को अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं, हम मोटिवेट क्लास आपकी चलाएंगे। 2-3 हमारे डेमो क्लासें चलेगी, मैराथन क्लासें होगी आपकी, जो ही एग्जाम पास में आएगी। लेकिन जब तक हम एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, एक एक इकाइयों को पढ़ रहे हैं, अगली इकाई में हम चौथी इकाई और सुदामा चरित्र को रोज जल्द लाएंगे। और आपको लगता है हमारी मेहनत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके लिए धन्यवाद।